हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं डूएस डायरेक्टेड के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2020 में ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर आप सीजी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ग्रामर में पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम डिटेल एनालिसिस करते हैं हर एक क्वेश्चंस का जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। यहाँ पे हमें अनलेस का यूज करना है किसकी प्लेस पे? इफ के प्लेस पे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि इफ और नॉट यानी इफ और नेगेटिव अगर हम जोड़ते हैं ना तो ये इक्वल होता है किसके? अनलेस के। यानी अनलेस जो होता है ना वो अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इफ प्लस नॉट करोगे तब वो बनेगा अनलेस। ठीक है तो क्या हो जाएगा? इफ मतलब क्या होता है? यदि होता है, यदि या फिर अगर, है ना। तो अगर हम अनलेस की बात करें तो अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा? यदि नहीं या अगर नहीं, यदि नहीं या फिर अगर नहीं होता है इसका मतलब। तो इफ इट डजेंट रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो जो फसल है वो क्या हो जाएगा? क्रॉप जो है वो फेल हो जाएगा। तो जब तक बारिश नहीं होगी या अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? क्रॉप फेल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमें सिर्फ चेंज क्या करना है? इतना बस करना है, इधर कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है ना ये वाला, द क्रॉप विल फेल, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इफ की जगह पे हम यूज कर रहे हैं अनलेस। क्या यूज कर रहे हैं? अनलेस। अनलेस इट, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा। अब देखिए डजंट लिखा है और यहाँ पे रेन लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईट के साथ क्या यूज़ करेंगे? नॉट लगाने की जरूरत नहीं है तो क्या हम लिखेंगे? रेन लिखेंगे। तो देखिए ये क्या है? इट है। तो अगर सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करते हैं? एस या फिर एस ऐड करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अनलेस इट रेन्स हो जाएगा, है ना। और बाकी जो चीज़ें वो सेम हो जाएगी। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप विल फेल। इधर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द क्रॉप विल फेल, ये तो बस यही बस करना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अनलेस इट रेन्स, यानी अगर बारिश नहीं होगी या यदि बारिश नहीं होगी या जब तक बारिश नहीं होगी तब क्या होगा? क्रॉप जो है वो फेल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। कितना इजी है, बस आपको टेंस के रूल बस याद रखने हैं। बस टेंस के रूल, ये वाला जो है ना ये किस टेंस में होना चाहिए? जनरली ये है आपका अभी जो फिलहाल हम देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल में। किस में है ये? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये नेक्स्ट जो पार्ट है वो किस टेंस में है? तो ये है आपका फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बना है। देखिए कोई टेंस में चेंज नहीं करना है, बस इफ को रिमूव करना, उसकी जगह पे क्या यूज करना है? अनलेस यूज करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। She is very proud. She will not beg for her livelihood. ठीक है, यहाँ पे हमें टू 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 का यूज करना है सेंटेंस में। तो टू टू या सो दैट का यूज कितना इजी है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो क्या हो जाएगा? वेरी के जगह पे हमें यूज करना है टी डबल ओ, टू। ठीक है, और तो ये हमने वेरी की जगह पे टू डबल ओ, टी डबल ओ टू यूज करना है। और नेक्स्ट जो टू रहेगा ना वो वर्ब की, ये वर्ब है ना सेकेंड पार्ट में, वर्ब के ठीक पहले यूज करना होता है टी ओ वाला टू। तो लिखिए आंसर क्या हो जाएगा? शी इज टू प्राउड। उसके बाद ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट से पहले हम लिखना है टू, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब में आ जाओ। टू क्या है? टू के बाद आप लिखोगे टू बेग फॉर हर लाइवलीहुड। ठीक है, ये इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शी इज टू प्राउड, वो इतना प्राउड है, इतना गर्वित है
कि वो जो है ना अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए भीख नहीं मांगेगी, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। शी इज टू प्राउड टू बेग फॉर हर लाइवलीहुड। अगर हम सो दैट का यूज करते तो क्या हो जाता, शी इज सो प्राउड दैट, उसके बाद डायरेक्ट इसको सेम लिख देते, दैट शी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड। बस या तो सो दैट का यूज आएगा या फिर टू का यूज आएगा, ये हमेशा याद रखें, कितना ईजी है। सो दैट को देख लो चाहे टू को देख लो, है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये वाला आपका वही क्वेश्चन है, सेम है। सो दैट यूज करके अगर आपको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, तो ये चलिए मैं लिख देता हूँ, शी इज, वेरी की जगह पे आपको लिखना है सो, शी इज सो प्राउड, ओके, शी इज सो प्राउड। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से पहले हमें यूज करना होता है दैट, दैट शी विल, एज इट इज लिखना, कुछ नहीं करना है, शी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड, ठीक है, फॉर हर लाइवलीहुड। चलो, तो ये इस तरह से सो दैट का यूज बोलो चाहे टू का यूज हो, बहुत ही, शी इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट बेग फॉर हर लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, father said to his son, go and pay your fees at once, change the narration, नरेशन चेंज करना है। यहाँ पे देखिए said to, मतलब एक फादर ने अपने बेटे को कहा, या एक तरह से उसने कुछ कहा, क्या कहा कि जाओ और अपना जो फीस है उसको तुरंत पे करो। तो ये कब कहा है, पास्ट में कहा है। तो ये कहा है मतलब एक तरह से ऑर्डर तो दिया है ना, मतलब आदेश दिया है अपने बेटे को कि जाओ और तुरंत ये करो, पे करो, फीस को पे करो। तो यहाँ पे सेड टू को हम क्या बोल सकते हैं भाई, फादर ऑर्डर्ड, क्या लिख सकते हैं, फादर ऑर्डर्ड लिख सकते हैं ना, ORDERED, फादर ऑर्डर्ड। अब उसकी जगह पे उसके बाद हो जाएगा ही इज सन, मतलब पिताजी ने अपने बेटे को आदेश दिया, क्या आदेश दिया। अब देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस टू ऐड करो, फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू गो, उसके बाद नेक्स्ट आप एज इट इज देखो, गो एंड पे, गो एंड पे, योर नहीं होगा, जाओ और अपना फीस पे करो, यानी अपने सन को कहा ना, अपने बेटे को कहा कि जाओ और अपना जो है फीस को तुरंत पे करो। तो गो एंड पे हीज, योर नहीं होगा, क्या हो जाएगा योर का, हीज फीस, फीस, उसके बाद हो जाएगा एट वंस का, एट वंस हो जाएगा, ठीक है, कि तुरंत जाओ और जो है फीस को तुरंत पे करो, ऐसा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए, हु रोड दिस लेटर, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस चेंज करना है, सबसे पहली चीज़ तो इसका टेंस आपको देखना पड़ेगा। तो टेंस कौन सा है, तो टेंस है भाई पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में पास्ट के अकॉर्डिंग होगा, और ये क्वेश्चन वाला है ना, तो क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाले के रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, हु रोड दिस लेटर, यानी इस पत्र को किसने लिखा। इसी को आप अगर आप पैसिव वॉइस में बोलोगे तो क्या बोलोगे, ये पत्र किसके द्वारा लिखा गया, है ना। तो ऐसा हो जाएगा। सिंपल जो होता है उसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, एंड देन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, सिंपल में। अगर हम इसी का सिंपल का पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या हो जाता है इसका, तो ये हो जाता है आपका पैसिव में ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, वॉज या फिर वर आ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन फिर बाई करके आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाला का थोड़ा रूल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको बना सकते हैं। कौन सा दो तरीका है, तो देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर आप बाय होम करके लिखेंगे, बाय होम, तो यहाँ पे आप बाय होम भी लिख सकते हैं। दो तरीका है, दोनों तरीकों में आप दोनों तरीका को आपको बता रहा हूँ। तो
ओके, हु रोट दिस लेटर, ये दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और ये क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बाय हूम, यानी कि यहाँ पे बाय हूम पहले आ जाएगा, उसके बाद इसमें से आपका आ जाएगा कोई एक, बाय हूम वॉज, लेटर क्या है भाई, दिस लेटर, एक लेटर है इसलिए वॉज लिख रहे हैं, एक से ज़्यादा रहता तो क्या करते हम यहाँ पे दीज का यूज़ करते, मतलब सॉरी यहाँ पे वॉज की जगह पे वर का यूज़ करते। तो बाय हूम वॉज दिस लेटर, बाय हूम वॉज दिस लेटर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये क्वेश्चन वाला है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बाय हूम वॉज दिस लेटर रिटन, आया समझ में। स्ट्रक्चर की बात करें तो बाय हुम सबसे पहले लिखना होता है, फिर आपको वॉज वर लिखना होता है, फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप फार्मूला बना सकते हैं आसानी से, क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, तो देखिए बाय हुम लिखना पड़ता है शुरू में, बाय हुम, फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, वॉज या फिर वर। अब ये वॉज वर किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें जैसा कि इसमें ये ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिखना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर कुछ है तो उसको आप लिख सकते हो आगे, और अगर कुछ होगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो बाय होम वॉज या वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगर कोई है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स वगैरह है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हु का यूज करके लिखें तो हु का यूज करके भी बना सकते हैं, तो ये हो गया दूसरा तरीका, और बता रहा हूं मैं, जैसे आप बाय हु ना लिख करके हु लिख रहे हैं तो हु लिखोगे, फिर हु वॉज, फिर हु वॉज दिस लेटर रिटन, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन, और लास्ट में लिखना पड़ेगा बाय, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये दो तरीका है, बाय हुम करके लिख सकते हैं, या फिर हु वॉज दिस लेटर रिटन बाय। लेकिन ये आप हमेशा याद रखना कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आई ना, ये वॉज वर या इज एम आर जो भी, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस, वॉइस का ही क्वेश्चन है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस जनरली वर्ब से स्टार्ट होती है एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है एंड देन होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस में हम लेट वर्ड का यूज़ करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए ओपन द डोर का, अब इस फॉर्मूला से बना के देखिए, ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, और ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, बी लिखना पड़ेगा, लेट द डोर बी ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओपन, ठीक है, क्या हो जाएगी, ओपन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, He said to me the earth revolves around the sun, ये फिर वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, चेंज द नरेशन। तो he said to me, said to, उसने मुझे कोई जानकारी दी, कोई बात बताई, तो यहाँ पे said to को हम क्या लिख सकते हैं जनरली, टोल्ड, यानी मुझे उसने मुझे बताया, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ही टोल्ड मी, और दैट करके जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज है ना उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट, और उसके बाद एज इट इज लिखो, दी अर्थ, इसमें सिर्फ ना ये कैपिटल नहीं रहेगा ना सिर्फ, क्योंकि जैसे हम इन्वर्टेड कॉमा वगैरह हटाते हैं ना तो हम नॉर्मल जो है स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और अर्थ ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, द सन दी अर्थ वाला, तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। तो दी अर्थ रिवॉल्व्स राउंड, या अराउंड जो भी है, जैसा दिया वैसे लिख देना है, राउंड द, उसके बाद आ जाएगा
सन, ठीक है। शी टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अंडरस्टैंड। ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। यहाँ पे टू का यूज करना है सो दैट के प्लेस पे, तो बहुत ईजी है। इसके बारे में तो हमने पिछले जो क्वेश्चन है उसमें भी देखा। तो क्या हो जाएगा, माई फादर इज, अब ये सो है ना, इसके प्लेस पे ये यूज करो TOO, माई फादर इज टू ओल्ड। ओके, उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आ जाओ, टू ओल्ड हो गया, और दैट वाला ये सब हटा दो, ये सीधा वर्ब में आ जाओ। वर्ब क्या है, टू वॉक है, तो यहाँ पे आ जाओ, आप बोलोगे टू वॉक, ठीक है। तो इस जगह माई फादर इज टू ओल्ड टू वॉक, मतलब मेरे पापा इतने ओल्ड है कि वो वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, ऐसा। कैन नॉट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती टू में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, पिक आउट द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपको क्या करना है, पिक आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, द रिपोर्ट ठीक है, इज इनोसेंट दैट ही हैज फेल्ड, द रिपोर्ट इज इनोसेंट बोल रहा हूँ, इनकरेक्ट। जो रिपोर्ट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है, क्योंकि भाई इसको हम बिना किसी की हेल्प के इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं कि जो रिपोर्ट है वो इनकरेक्ट है, जो रिपोर्ट है वो गलत है, ऐसा करके। अब इस रिपोर्ट के बारे में, इस नाउन के बारे में यहाँ पे अतिरिक्त जानकारी दे रही है ये, दैट ही हैज़ फेल्ड, जिसको उसने फेल किया, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए, दैट ही हैज़ फेल्ड, ये वाला आपका हो जाएगा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे आपका सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा भाई, दैट, ये एक एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। तो दैट ही हैज़ फेल्ड, ये दैट ही हैज़ फेल्ड, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्या फाउंड द मिसिंग कीज, चेंज द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज। चेंज द सेंटेंस इन रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज में हमें इसे चेंज करना है, काव्या फाउंड द मिसिंग कीज को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए पहला मैं बता रहा हूँ, काव्या फाउंड द कीज, काव्या फाउंड द कीज, ठीक है। काव्या ने मतलब काव्या को कीज मिला या उसने की पाया, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोज, या विच भी बोल सकते हैं, दोज वर मिसिंग। मतलब यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा, काव्या को कीज मिला, चाबियाँ मिली जो कि मिसिंग थी, दोज वर मिसिंग। तो यहाँ पे वो हो गया ना, रिलेटिव क्लॉज का हमने यूज़ किया दोज वर्ड यूज़ करके, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप हो जाएगा काव्या, ऐसा ए आ जाएगा, काव्या इज द गर्ल, काव्या इज द गर्ल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हु वर्ड का यूज करके भी बना सकते हैं, काव्या इज द गर्ल हु फाउंड द मिसिंग कीज, क्या हो जाएगा, मिसिंग कीज, ठीक है। तो इस तरह से काव्या इज द गर्ल हु फाउंड द मिसिंग कीज, तो यहाँ पे भी आप ये इस तरह से रिलेटिव क्लॉज यूज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे तो दोज वर मिसिंग, ऐसा, तो ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। तो ऐसा आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, अजय गिव मी अ पेन, चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। तो अजय गिव मी अ पेन, अजय ने मुझे क्या दिया, पेन दिया। कौन से टेंस में है ये, पास्ट में है, पास्ट सिंपल, किस में है, पास्ट सिंपल में।
तो एक्टिव वॉइस में इसका फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और पैसिव वॉइस में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या फिर वर लिखना होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर बाय करके फिर लास्ट में हम लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट। तो ये अजय क्या है भाई, सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अ पेन क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं, ये मी जो है ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। निर्जीव जो चीज़ें होती है वो ज़्यादातर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है और ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं। तो आई, अगर मैं मी को पहले लिखूं, इधर लिखूं आई को, तो क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, गिव का गिव गिव गिवन थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, आई वॉज गिवन, ठीक है, आई वॉज गिवन। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो डायरेक्ट हो जाता अ पेन करके, आई वॉज गिवन ऐसा करके, तो आई वॉज गिवन अ पेन। उसके बाद आ जाएगा बाय करके, आपको लिखना होगा सब्जेक्ट बाय अजय, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है ना, तो उसी को उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आई वॉज गिवन अ पेन बाय अजय, मतलब अजय ने मुझे पेन दिया, मुझे पेन अजय के द्वारा दिया गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अ पेन को पहले बोलेंगे, अ पेन, तो अ पेन एक पेन है इसलिए यहाँ पे भी वॉज ही आएगा, अ पेन वॉज गिवन, अ पेन वॉज गिवन। अब यहाँ पे आप मी बोलोगे तो नहीं जमेगा, तो यहाँ पे आपको टू ऐड करना पड़ेगा, टू मी, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो यहाँ पे टू ऐड करना पड़ता है, तो अ पेन वॉज गिवन टू मी, और इधर एज इट इज रहेगा बाय अजय। तो इस तरह से ये दो तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नॉर्मल फार्मूला, तो ये नॉर्मल फार्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के जस्ट बाद में दूसरा ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव चीज़ को आपको पहले बोलना है और सजीव को बाद में जोड़ना है, यानी कि इस तरह से इनडायरेक्ट को तो टू ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप सजीव को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो, डायरेक्ट को बाद में लिखोगे, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आई वॉज गिवन अ पेन बाय अजय या फिर अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय अजय, बहुत आर करेक्ट। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से जान लिया, अच्छे से समझ लिया है कि कैसे हम डू एज डायरेक्टेड को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और पूरे के पूरे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और आपको इन वीडियोस के माध्यम से काफ़ी सहायता मिल रही है, काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन जारी रखिए एंड थैंक यू।